पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। आज पंडित नेहरू के जन्म के पूरे 134 वर्ष बीत जाएंगे। इस दौरान नेहरू के व्यक्तित्व का विभिन्न आयामों के आधार पर विश्लेषण किया गया है और आगे भी चलता रहेगा। इसका कारण भी स्पष्ट है कि नेहरू भारत के स्वतंत्र संघर्ष से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत समूचे संक्रमण काल में देश के शीर्ष नेताओं में रहे। इस अवधि में नेहरू देश के कई उपलब्धियों के निमित्त बने, तो उनकी कुछ ऐतिहासिक गलतियां भारत के इतिहास को अभी तक कचोटती है, जो यदि नहीं हुई होती तो संभवतः आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास ही कुछ अलग होता। निसंदेह नेहरू को स्वतंत्र भारत की विराट शख्सियतों में से एक गिना जाता है, और ऐसा नहीं है कि नेहरू ने केवल गलतियां ही की है। वे एक महान नेता थे जिन्होंने देश की भलाई के लिए अपने विचारों को हमेशा सर्वोपरि रखा। उन्होंने देश को ऐसे समय में आगे बढ़ाया जब देश की स्थिति काफ़ी जर्जर थी, जिसके लिए देश आभारी है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान है, कभी कभी गलती हो जाती है, और कई लेखक इसी अवधारणा पर आगे बढ़ते हैं कि कोई भी मनुष्य गलतियों से परे नहीं। वे एक कांग्रेस नेता से लेकर भारत के प्रधानमंत्री पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहे। नेहरू के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं को चिन्हित कर तथ्यपूर्वक वस्तुनिष्ठता के साथ उनका विवेचन किया है। इस कड़ी में आज़ादी से पूर्व के दौर से लेकर रियासतों के एकीकरण, बाह्य आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कुप्रबंधन, कुशासन और अर्थव्यवस्था जैसे बिंदुओं पर नेहरू को कसौटी कसते हैं। इसके अतिरिक्त वह नेहरू के प्रति कई धारणाओं को ध्वस्त करते हुए चलते हैं, जैसे कि नेहरू को लोकतांत्रिक मूल्यों का सिरमौर सिद्ध किया जाता है, लेकिन लेखक उन्हें भारत में वंशवादी राजनीति का प्रवर्तक सिद्ध करने के साथ ही वैश्विक आचरण में तानाशाही बताते हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं नेहरू के कुछ ऐतिहासिक गलतियां, जो अगर नहीं हुई होती तो संभवतः आज भारत का इतिहास ही कुछ और होता। क्योंकि देश में आज जो सबसे बड़ी समस्या है, उनमें कई समस्या पंडित नेहरू के गलत फैसलों की वजह से पैदा हुई है। दरअसल नेहरू ने कई ऐसे फैसले लिए जो वक्त के साथ नासूर बन गए और जिसका दर्द अब भी हिंदुस्तान का जनमानस झेल रहा है। साल था 1945, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, तो विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन के योगदान को देखते हुए सोवियत संघ द्वारा उसको अस्थायी सदस्यता दिलाने की बात कही जाने लगी। उस समय अमेरिका माओ त्से-तुंग के कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ था। उस समय अमेरिका चीन की बजाय 1950 में लोकतांत्रिक भारत को अस्थायी सदस्य बनाना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पीछे उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि भारत को अगर चीन की जगह अस्थायी सदस्य बनाया जाता है तो इससे इस क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बन जाएगा, जो कि शांति के लिए घातक साबित होगा। भारत का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट को ठुकराना इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। भारत को न जाने कितनी बार इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह की खानी पड़ी है। जिस चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट दिलाने के लिए भारत ने 25 वर्षों तक उसका साथ दिया, वही चीन अब तक कुल 4 बार भारत द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करवाने की कोशिशों में अड़ंगा लगा चुका है। कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने नेहरू की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू चीन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। समझना मुश्किल है कि वो भारत के लिए काम करते हैं या फिर चीन के लिए। भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर बनने का न्योता मिला, पर नेहरू चीन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। देखा जाए तो नेहरू चीन से मित्रता के लिए बहुत उत्सुक थे। चीनियों को खुश करने के लिए वे ऐसे कई उपाय कर रहे थे। नेहरू ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसमें भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने की पेशकश की गई थी। इसके बजाय नेहरू ने चीन को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की सलाह दी थी। यदि नेहरू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो भारत कई दशक पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा होता। जवाहरलाल नेहरू के चीन के प्रति उदारता का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। नेहरू ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के साथ भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया। तिब्बत को विश्वास में लिए बिना ही नेहरू ने मित्रता के लिए तिब्बत पर चीन के अधिकार को मंजूरी दे दी। विश्लेषकों का मानना है कि भारत के उसी समझौते के बाद से हिमालय में भू राजनीतिक स्थिति हमेशा के लिए बदल गई। तिब्बत में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने विस्तार की प्रक्रिया शुरू की, जो आज तक जारी है। तिब्बत में विस्तार करने की चीन की योजना के परिणाम ने आज चीन को बल दिया है। कभी कभी चीन नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है, और यहाँ तक कि तिब्बत के दक्षिणी भाग के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा भी करता है। नेहरू की गलती से भारत को भारी नुकसान हुआ है। नेहरू चीन के साथ सीमा विवादों को शांति और सौदों से सुलझाना चाहते थे। उनकी मंशा पर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन वह चीनी दुष्ट चालों को पढ़ने में विफल रहे। चीन के साथ विवादों को सुलझाने के लिए उन्होंने पंचशील समझौते के तहत चीन को तिब्बत पर अधिकार दे दिया, लेकिन भारत को चीन पर नेहरू के भरोसे की भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई का नारा काम नहीं आया, और चीन के साथ युद्ध के दौरान भारत ने अपने बहादुर बेटों की बड़ी संख्या में खो दिया, जबकि पटेल ने चीन से संभावित खतरे को भांप लिया था। अपनी मृत्यु से थोड़ा पहले 7 नवंबर 1950 को उन्होंने नेहरू को एक पत्र लिखा था। पत्र में भारत को पाकिस्तान और चीन से सावधान रहने की सलाह दी गई थी।
लेकिन पटेल के डर को नेहरू ने हवा में उड़ा दिया था। संसदीय चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल को यह कहते हुए लागू किया कि इससे हिंदू समाज में सुधार होगा, लेकिन उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने में कंजूसी दिखाई। हिंदू समाज को इस बात पर आपत्ति थी कि अगर समाज सुधार की जरूरत है तो सिर्फ हिंदू समाज को ही क्यों, देश के सभी धर्म के लोगों को ही इसके दायरे में क्यों नहीं लाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत पहले हिंदू समाज से होनी चाहिए, फिर दूसरे धर्मों में इसका विस्तार किया जाएगा। लेकिन भारत में आज तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई है। साथ ही समान नागरिक संहिता बनाने के किसी भी प्रयास का अन्य धर्मों द्वारा व्यापक रूप से विरोध किया जाता है। अब यह हालत ऐसी हो गई है कि मुझे नहीं लगता है कि समान नागरिक संहिता आसानी से लागू हो पाएगी। आज जो परेशानियां देश के सामने हैं उनमें से अधिकांश पंडित नेहरू के समय की ही हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के महाराजा ने बिना किसी शर्त के अपनी रियासत का भारत में विलय का प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन नेहरू ने उस प्रस्ताव पर शेख अब्दुल्ला की सहमति को अनिवार्य बता दिया। धारा 370 और अन्य शर्तें कश्मीर मुद्दे पर नेहरू और शेख अब्दुल्ला की बैठकों के बाद जोड़ी गई थी। इस फैसले का असर यह हुआ कि भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी कश्मीर में शेष भारत के प्रति एक तरह का अलगाव पैदा हो गया। आज़ादी के समय भारत में करीब 600 से अधिक रियासतों के विलय के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। करीब दर्जन भर रियासतों को छोड़कर सभी का विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मंशा के अनुसार भारत में हो गया था। कश्मीर रियासत का मामला नेहरू ने अपने पास रख लिया था, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। कश्मीर के मामले में प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने कई फैसलों ने कश्मीर के मामले को और उलझा दिया। नेहरू खुद कश्मीर का मुद्दा ईवन में लेकर चले गए, जहां इस बात का फायदा पाकिस्तान को मिला और आज भी यह मुद्दा ईवन में अटका हुआ है।